गुड आफ्टरनून क्लास। कल वाली क्लास में हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। कल वाली क्लास में कितने मंडल बता दिए थे? 7 मंडल बता दिए थे। 2 से 7 तक मंडल कैसे हैं? पुराने हैं। 2 से 7 तक मंडल कैसे हैं? पुराने मंडल हैं। और पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। 10 मंडल है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 2 से 7 तक पुराने मंडल हैं। 2 से 7 तक कैसे मंडल हैं? पुराने मंडल हैं। और पहला मंडल और 10वां मंडल कैसा है? नया मंडल। समझ में आ रहा है? 2 से 7 तक किसी को दिक्कत? कल पढ़ाए थे 2 से 7 तक हो गए थे। अब इसमें कौन सा है? पहला मंडल, 8वां, 9वां, 10वां। धरो पहला मंडल। पहला मंडल पढ़ रहे हो ऋग्वेद। एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सा चल रहा है टॉपिक? ऋग्वेद में 2 से 7 तक मंडल बताए थे। पहला मंडल किसने लिखा है? अगस्त ऋषि ने। अगस्त ऋषि ने लिखा है कौन सा मंडल? पहला मंडल। इसी मंडल में 20 राज्य युद्ध का वर्णन है। कितने राजाओं का? 20 राजाओं के लड़ाई का वर्णन किसमें? पहले मंडल में। समझ में आया नहीं है? बताओ किसी को कोई दिक्कत? पहला मंडल इंपॉर्टेंट है। इसमें 20 राज्य युद्ध का वर्णन है। हलवाहे का गीत का वर्णन है। हलवाहे के गीत का वर्णन है किसमें? पहले ही मंडल में। पहले मंडल में ध्यान देने वाली बात कौन सी? 20 राज्य युद्ध, हलवाहे का गीत, और तीसरा सबसे ज्यादा मंत्र। सारे मंडलों में 1 से लेकर 10 तक मंडल जितने भी हैं, पहले ही मंडल में सबसे ज्यादा मंत्र हैं। सबसे ज्यादा मंत्र हैं। समझ में आया? अब 1 से लेकर कितने हो गए? 7 तक। 1 से लेकर 7 तक हो गए कंप्लीट। 7 के बाद 8। 1 से लेकर 7 तक हो गए। अब मंडल कौन सा आने जा रहा है? 8वां मंडल। 8वें मंडल की वो 8वां मंडल किसने लिखा? कण्व ऋषि ने। ये स्टेट पीसीएस में पूछा गया था कि 8वें मंडल का रचयिता कौन है? कण्व ऋषि। स्टेट पीसीएस में आया था कण्व ऋषि ने किस मंडल को लिखा है? कौन सा मंडल है? 8वां मंडल। बस 8वें मंडल में इतना ही याद करना। उसके बाद 9वां मंडल। नवा मंडल किसने लिखा है? अंगिरा ऋषि ने। अंगिरा ऋषि ने नवा मंडल लिखा है। ये तो ऋषि एक तो बहुत टफ सा है। इसमें पहले वो बना, उसके बाद उसको घुमा के, ये कैसा रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कौन सा मंडल है? नवा मंडल। किसने लिखा? अंगिरा ऋषि। इसी में सोम का वर्णन है। सोम देवता। सोम शब्द से समझ में आ रहा? अगर सोम तुमने पी लिया तो क्या हो जाओगे? सो जाओगे। क्या पी के सब सो जाते हैं? सोमरस को आज क्या कहते हैं? कल से दारू बंद। टी शर्ट पे नहीं लिखा होता कल से दारू बंद, कल से जिम चालू? ऐसे नहीं, कोटेशन वाली टी शर्ट आती। उस समय के जो सोम देवता हैं, ये किसके देवता हैं? दारू के देवता हैं। ये कहते हैं जो हमको पी लेगा वो क्या हो जाएगा? 12-13 घंटे के लिए सो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक सोम का वृक्ष है।
सोम का वृक्ष है जिसकी पत्तियों से क्या बनाया जाता है? सोम रस। और ये सोम रस ऋषियों का फेवरेट है। सबसे पूछा जाए ऋग्वेद में सबसे फेवरेट पेय पदार्थ समझते हो? जो पीने वाला, खाने वाला जो ऐसे ऐसे चबलाओगे तो खाने वाला, और जब ना चबलाओ ऐसे उठा के पी जाओ तो वो क्या होगा? पेय। तो बताओ सबसे फेवरेट उस समय का पेय पदार्थ कौन सा है? सोम रस। कुछ भी हो जाए शाम को सोम रस जरूर लगेगा। सोम रस अरे थका उतार देता है। कोई जब बहुत थक जाता देखा होगा कि लोग कहते थक गए थे तो 2 पैक मार दिए, और 2 पैक अंदर बंदा सिकंदर। अभी मध्यकालीन भारत में पढ़ाएंगे, ये जो होता है बलबन था। अब बलबन ने ही पिलाया और बलबन के ही साथी बलबन को गाली देने लगे। उसने कहा सबसे पहले बंद करो क्या? दारू बंद करो। उसने पूरे अपने जितना भी उसका साम्राज्य था सब पे दारू की रोक लगा दी। इसलिए बहुत ज्यादा है, मुस्लिम में बहुत शासक आए जो दारू पे रोक लगाए, और मुस्लिम में दारू को क्या माना जाता है? हराम माना जाता है, और वो बहुत चीजों को हराम मानते हैं, तो सब अलग खोपड़ी के इंसान है। मंडल लाइन किसने लिखा? अंगिरा ऋषि। सोम देवता का वर्णन है किसमें? नवे मंडल में। सोम देवता कौन है? पेय पदार्थ के देवता है। समझ में आ रहा है? मंडल 10वां, मंडल 10 किसने लिखा है? ऋषि और विदुषी। अरे भैया उन वाले मंडल में तो सब ऋषि लिखे, लेकिन अब जब नया मंडल है, सबसे बाद का मंडल है, सबसे बाद का मंडल कौन सा? 10वां मंडल। नया मंडल कौन सा? 10वां मंडल। अब तो भाई समय बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? अब जो वो थी स्त्री थी वो भी सोच रही है हम भी इंटेलिजेंट हैं, हम भी किसमें भाग लेंगे? वेद लिखने में भाग लेंगे। तो इसी में जो कई सारी स्त्री थी, सबके नाम नहीं याद रखते। 3 जो थी जो उस टाइम की जो फेवरेट हैं वो हैं अपाला घोषा लोपा विदुषी। अपाला घोषा लोपा। कंप्लीट? इतना समझ में आया? कोई दिक्कत या तो? 10वां मंडल एकदम क्लियर समझ में आया? इसी 10वें मंडल में विराट ऋषि, इसी 10वें मंडल में एक सूक्त है पुरुष सूक्त। कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त है। देखो यहाँ पे नाम क्या है? पुरुष। एक पुरुष का वर्णन है। इस पुरुष का क्या नाम है? विराट। इन्हीं का नाम चोरी किसने किया? विराट कोहली। इसका भी तो नाम विराट है। और देखो ऋग्वेद के समय से कौन सा नाम चल रहा है? विराट। अब इसमें एक विराट पुरुष को बताया गया है। ये विराट पुरुष है, तिरछा खोपड़ी वाला। ये विराट पुरुष है, और इसके मुख से, मतलब ये जो पूरा पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये खोपड़ी वाला, इस खोपड़ी से कौन निकला है? ब्राह्मण निकला है। समझ में आ रहा है? ये भुजाएं समझ में आ रही? ये हाथ, ये वाला हाथ इसको कहते हैं, ये होती भुजाएं। यहां भुजाओं से कौन निकला है? क्षत्रिय। क्षत्रिय कहां से निकला? भुजाओं से। ये है जंघा। जंघा मतलब थाई, जांग। जांग से कौन निकला है? वैश्य। तलवे से कौन निकला है? तलवे से निकला है शूद्र। समझ में आया नहीं आया? ये विराट पुरुष का वर्णन कहां पे? 10वें मंडल में। कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में एक विराट इंसान को बताया गया। कहा गया इस विराट इंसान से ही सब सारी जातियों का जन्म हुआ है। लेकिन खास बात देखो, वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था है, बताओ ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है कि नहीं है? ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है कि नहीं है? अरे भैया बिल्कुल है। देखो ये देखो 10वां मंडल, और इसमें क्या लिखा है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में कौन सा पुरुष? विराट पुरुष। विराट पुरुष के
खोपड़ी से निकला ब्राह्मण, भुजाओं से निकला क्षत्रिय, और यहाँ जांग से कौन निकला? वैश्य, और तलवे से कौन निकला? शूद्र। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया ये जो वर्ण व्यवस्था है, ऋग वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। कर्म आधारित है। कर्म आधारित समझते हो? कर्म के हिसाब से जैसे कर्म करेंगे वैसे इनको रखा जाएगा किसमें? श्रेणी में। एक महिला का, इसमें ऋग्वेद में एक महिला का स्टेटमेंट है, वर्णन है। वो कहती है कि मेरी दादी चक्की पीसती थी, मेरी दादी चक्की पीसती थी, मेरे बाबा युद्ध करते थे, मेरी दादी चक्की पीसती थी। चक्की पीसने वाला कौन हुआ? शूद्र हुआ नहीं हुआ? काम करने वाला शूद्र हुआ। तो और उनके बाबा क्या करते थे? युद्ध करते थे, क्षत्रिय थे। लेकिन वो जो स्त्री है, वो पढ़ाने का काम किसका है? ब्राह्मण का। समझ में आ रहा है? तो कर्म आधारित है। कर्म के आधार पे इनके वंशों का वर्णन है। कर्म के आधार पे वंशों का वर्णन है, जन्म के आधार पे नहीं। जन्म के आधार पे उत्तर वैदिक काल में होगा। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ही ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला ही क्षत्रिय बनेगा। आज भी वही व्यवस्था चल रही, नहीं चल रही? कर्म आधारित है कि जन्म आधारित है? आज भी जन्म आधारित है। अरे भैया, हमारे बाबा परबाबा, उनके बाबा के बाबा सब क्या थे? ब्राह्मण, और हम भी क्या हैं? ब्राह्मण। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हमारा जीन तुम पकड़ते पकड़ते बहुत दूर तक निकल जाओ, ऋग्वेदिक काल में जाओ, तो हो सकता है जो हमारी बहुत उस टाइम की जो दादी हैं और बाबा हैं, वो कर्म के आधार पे अर्जित किए, कर्म किया और ब्राह्मण बने। ऐसा कर्म किया, पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई की, बुद्धिमान बने। बुद्धिमान को क्या बनाया जाता था? ब्राह्मण। बुद्धिमान को उस टाइम क्या बनाया जाता था? ब्राह्मण। जो सर्वगुण संपन्न था, सर्वगुण संपन्न, उसको क्या बनाते थे? ब्राह्मण। और जो सर्वगुण संपन्न नहीं था, मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्रेन नहीं था, केवल क्या था? ताकत थी। ब्रेन नहीं था, ताकत थी, उसको क्या बना दिया गया? क्षत्रिय। जो काम करना जानता था, जो व्यापार करना जानता था, उसको क्या बनाया गया? वैश्य। लेकिन जो व्यापार करता था लेकिन उसको सिस्टमैटिक ढंग से नहीं कर पाता था, व्यापार अपने जीवन निर्वाह के लिए व्यापार कर भी लेता था, लेबरी करता था, लेकिन उसको तौर तरीका नहीं पता था, तो उसको क्या बनाया गया? शूद्र। और इसी शूद्र को आगे चल के क्या बनाया जाएगा? बंधुआ मजदूर। क्या बनाया जाएगा? बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर को कोई सैलरी नहीं मिलती, उसको ये होता है भैया तुम बंध गए हमारे वहां, उसका देखो नाम ही है बंधुआ मजदूर। अब वो तुम्हारे वहां जब तक उसकी लाइफ रहेगी, पूरी जिंदगी तुम्हारे वहां खाए, तुम्हारे वहां ही काम करेगा, पूरा दिन काम करेगा, और 2 रोटी जो मतलब उसके जीवन निर्वाह के लिए उतना खाना उसको दे दिया जाएगा। जैसे जानवर पाले जाते हैं वैसे पाला जाता था। समझ में आ रहा है? ये वर्णन समझ में आया? कर्म आधारित है या जन्म आधारित? कर्म आधारित है। कोई दिक्कत यहां तक? पुरुष सूक्त किसमें है? 10वें मंडल में। समझ में आ रहा है? विराट पुरुष का वर्णन किसमें है? 10वें मंडल में। इसी मंडल में एकेश्वरवाद का वर्णन है। एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है। 10वें मंडल में, 10वां मंडल पढ़ा रहे हैं, ये देखो 10वां मंडल, ये नोट डाउन करते जाओ। इधर ये वाला 9वां मंडल है, ये 10वें मंडल की बात है। विदुषी, ये विदुषी के नाम है। पुरुष कौन सा है? विराट पुरुष ये बना हुआ। इसकी खोपड़ी से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से कौन निकला है? ये वैश्य, और तलवे से कौन निकला? शूद्र निकला। ये सब इतना यहां तक समझ में आया? एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर समझते हो? एक ही ईश्वर है पूरी सृष्टि में, एक ही ईश्वर है। वो ईश्वर कौन है? ब्रह्मा जी। एक ही ईश्वर है। ईश्वर कौन है? ब्रह्मा जी। एक ईश्वरवाद का वर्णन किसमें? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक ईश्वरवाद का वर्णन है। समझ में आया? नोट डाउन करो। इसी में नासदीय सूक्त है, इसी में पुरुष सूक्त है, और इसी में नासदीय सूक्त है। नासदीय सूक्त, इसी नासदीय सूक्त में बताया गया है सृष्टि की रचना। इसी नासदीय सूक्त में हमने बताया ऋग्वेद में 1000
28 सूक्त है, 1028 सूक्त नहीं पढ़ने हैं। जो पहला मंडल है उसमें सबसे ज्यादा मंत्र है, समझ में आ रहा है। और ये जो 10वां मंडल है इसमें हम तुमको सूक्त पढ़ा रहे हैं। सूक्त में एक है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त बताए किसको नहीं क्लियर है पुरुष सूक्त? पुरुष सूक्त के बाद एक है नासदीय सूक्त। 10वां मंडल देखो, फिर से बना देते। 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल और 10वां मंडल और 7वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है और 7वें में दशराग युद्ध का है और 10वें मंडल में किसने लिखा 10वां? ये देखो मंडल 10 की बात कर रहे हैं, लिखा है ऋषि विदुषी ने। वहां तक तो क्लियर है, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं। यहां पे एक पुरुष सूक्त है। सूक्त है, कंफ्यूज ना होना। देखो मंडल क्या है? मंडल है चैप्टर है, मंडल चैप्टर है, उनके अंदर लेसन है, उनके अंदर ये लेसन है। एक बुक होती भाई, स्कूल में पढ़ा होगा तो मैथ का चैप्टर होते थे, क्वाड्रिलेटरल है ना, सर्कल ऐसे करके, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे करके होते थे। लेकिन उस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक होते थे। तो ये समझ लो, अगर इसको चैप्टर तुम समझ लो, ये मंडल को चैप्टर समझ लो, तो ये इसके अंदर सूक्त क्या होते थे? टॉपिक होते थे। उसमें ही एक टॉपिक कौन सा है? पुरुष के बारे में टॉपिक है, पुरुष के बारे में टॉपिक है। इस पुरुष का क्या नाम है? विराट। विराट पुरुष है, इसका नाम ही विराट है। विराट का अर्थ क्या होता है? महान, अरे बहुत बड़ा, बड़ा बृहद, उसको विराट कहते हैं। एक बड़ा पुरुष है, उसके ब्रेन से कौन निकला है? ब्राह्मण। भुजाओं से निकला क्षत्रिय, जांघों से निकला कौन? वैश्य। जांघों से कौन निकला? वैश्य। कहीं कहीं पे तुमको मिलेगा लिखा हुआ पेट से कौन निकला है? वैश्य। मिलता नहीं मिलता है? कहीं कहीं पे पेट, कंफ्यूज ना होना, उतना कोई मतलब नहीं। और फिर तलवे से कौन निकला है? शूद्र निकला। यहां तक क्लियर है। इसी में एक सूक्त है नासदीय सूक्त। इसी नासदीय सूक्त टॉपिक में लिखा हुआ है सृष्टि की रचना। सृष्टि की रचना के बारे में उल्लेख है, पूछा गया क्वेश्चन। सृष्टि की रचना के बारे में कहां पे उल्लेख है? नासदीय सूक्त में। इसी नासदीय सूक्त में सर्वेश्वरवाद, एकेश्वरवाद भी इसमें है। देखो कितनी बढ़िया बात। इसी मंडल में एकेश्वरवाद है, एक ईश्वर ही, मतलब ये जो पूरी दुनिया है उसमें कितने गॉड हैं? एक ही गॉड है। वो गॉड कौन है? ब्रह्मा जी। समझ में आ रहा है? इसी में कहा है सर्वेश्वरवाद। इसी सूक्त में, इस सूक्त में क्या कहा है? सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद का समझते हो मतलब क्या होता है? कई सारे देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं। किसमें वर्णन है? नासदीय सूक्त में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसी 10वें मंडल में, इसी 10वें मंडल में सिंधु नदी का वर्णन है। इसी 10वें मंडल में सिंधु नदी का, सिंधु नदी का वर्णन है। सिंधु नदी का कौन से मंडल में वर्णन है? 10वें मंडल में। विवाह मंत्र का उल्लेख है। विवाह मंत्र का उल्लेख है। किसको विवाह मंत्र पता है? बताओ। अरे पंडित जी नहीं कराते हैं? जब विवाह होता है, साथ जब फेरे लेते हैं, तो मूवी वगैरह में देखा है, बहुत खतरनाक मंत्र होते हैं। पता नहीं कैसे वो सब पीएचडी किए होते हैं उसमें, मंत्रों में उनकी पीएचडी होती है। अरे हम लोग सुनते तो वो केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिजिक्स पढ़ लेंगे, लेकिन संस्कृत बहुत टफ पढ़ते हैं। संस्कृत से सब भागते, नहीं भागते। और उनको संस्कृत बताओ मुंह पे रटी होते हैं। अरे डेली शादी कराते क्या? अच्छा उसमें हवन में नहीं डालते? कई बार मंत्र देखा होगा, स्वाहा, कुछ बोलेंगे स्वाहा, वो नहीं होते, वो स्वाहा वाले मंत्र, विवाह वाले मंत्र कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। अब एग्जाम में आ जाए स्वाहा मंत्र किसमें लिखा है? ऐसा आएगा एग्जाम में, स्वाहा मंत्र, विवाह मंत्र आएगा। विवाह मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? 10वें मंडल में। यहां तक कोई दिक्कत? ऋग्वेदिक काल में आज जैसे सिंधु नदी
ये सिंधु ये जो सिंधु नदी, ये देखो ये किस मंडल में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सबसे खास बात, उतने पुराने जमाने में भी इसको सिंधु बोला जाता था, सिंधु बोला जाता है। आज भी क्या बोलते हो? सिंधु नदी बोला जाता नहीं। अरे इंग्लिश वाले कचरा होते हैं, वो इंदस बोलते हैं, इंदस से हमको कोई मत। सिंधु नदी हम हिंदी में बोलते नहीं बोलते हैं। और संस्कृत में भी क्या बोलते थे? सिंधु नदी। अब डालो हेडिंग डालो, ऋग्वेदिक काल की नदियां, ऋग्वेदिक काल की नदियां। ऋग्वेदिक काल की नदियां। काल की नदियां, ऋग्वेदिक काल की नदियां। भैया ये समझ लो, सिंधु नदी पढ़ा है। सिंधु नदी में, अरे इंदस वाली सिविलाइजेशन में बताए थे। ट्रिक क्या है सिंधु नदी की? सहायक नदियों की, जेसीबी आरएस। अरे भैया तुम जेसीबी आप घर बनवा रहे हो, जेसीबी बुलाए हो, तो जेसीबी का रेट नहीं लोगे कि भैया कितने में जेसीबी आएगी। जेसीबी चलवाना है तो 800 रुपया घंटा, 700 रुपया घंटा कितना लेंगे, उसका रेट लोगे। बस वही ट्रिक है। देखो सिंधु नदी को हमको जानना है। देखो ये जो ऋग्वेदिक काल है, इसमें सबसे पहले किस नदी का वर्णन है? सिंधु नदी। सिंधु को ऋग्वेदिक काल में भी सिंधु कहते थे। खास बात देखो, और इतना समय बीत गया है, आज भी क्या कहते हैं? देखो हम वर्तमान डाल रहे हैं, वर्तमान के नाम, और ये कौन से नाम है? ऋग्वेदिक काल के नाम। ऋग्वेदिक काल में क्या कहते थे और आज नदियों को क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? ऋग्वेदिक काल में भी सिंधु को क्या कहते थे? सिंधु। समझ में आ रहा है? झेलम, सॉरी, आज झेलम, आज हम लोग क्या कहते हैं? झेलम कहते हैं। उस समय झेलम को क्या कहते थे? वितस्ता। ऋग्वेदिक काल में क्या कहते थे? वितस्ता। आज क्या कहते हैं? झेलम। समझ में आ रहा है? अगर सोचो तुमको टाइम मशीन में बिठा के ऋग्वेदिक काल में ले जाया जाए और तुमको किसी से नदी पूछनी हो, तो उससे अगर तुम पूछोगे झेलम नदी कहाँ है, तो तुमको बता पाएगा? तुमको क्या पूछना पड़ेगा? वितस्ता नदी कहाँ है। समझ में आ रहा है? वितस्ता को आज क्या कहते हैं? झेलम नदी। झेलम के बाद चिनाब, चिनाब को कहते थे अस्किनी। झेलम के बाद चिनाब। ऋग्वेदिक काल में इसको क्या कहते थे? अस्किनी। अस्किनी क्या बोलते थे? अस्किनी। रावी नदी को उस टाइम क्या बोलते थे, ये तो बता दोगे? हाँ, क्योंकि पढ़ा है ना। कौन सा युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे? 10 राग युद्ध। पुरुषनी नदी बोलते थे। इस रावी, जिसको आज हम रावी नदी बोलते हैं, उसको ऋग्वेदिक काल में क्या बोलते थे? पुरुषनी नदी। क्लियर है? और कौन सी इसमें है? व्यास है। आज क्या बोलते हैं? व्यास। अगर किसी को लगी है प्यास तो किसके पास जाओ? व्यास के पास। व्यास जो नदी है, अगर किसी को लगी है बहुत तेज प्यास तो जाओ नदी, कौन सी है वो? व्यास। व्यास नदी को कहते थे, व्यास नदी जो है उसको कहते थे विपाशा। विपाशा कोई हीरोइन है बॉलीवुड में? विपाशा बसु। इनकी मम्मी बहुत होशियार थी। ऋग्वेदिक काल को पढ़ा होगा उन्होंने देखा कि ये लड़की को बहुत प्यास लगती है, बार बार पानी लाओ पानी लाओ। इसका नाम ही चेंज कर दिया। नाम चेंज करके क्या कर दिया? विपाशा। जब नाम ही उसका नदी पे रख दिया, उसके प्यास लगेगी? नदी हो, खुद ही नदी बन गई, क्या प्यास लगेगी उसकी? समझ में आ रहा है? आज सतलज, एक सतलज नदी है, इसी में सतलज। आज क्या बोलते हैं?
सतलज बोलते। और उस टाइम पे ऋग्वेदिक काल में इसको बोलते थे सुतद्री। सुतद्री, सुतद्री, या फिर इसको सतुद्री भी बोलते हैं। सतुद्री, देखो सही कर लो, मात्रा सही है। सतुद्री। सतलज को क्या बोलते हैं? सतुद्री। व्यास को याद रहेगा नहीं रहेगा? व्यास को विपाशा। राबी तो दसराग युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी। चिनाब को अस्किनी, ये पूछा जाता है खोप एग्जाम में। चिनाब को ऋग्वेदिक काल में क्या बोलते थे? स्टार लगाते थे, अस्किनी। झेलम को क्या बोलते थे? ये भी पूछा गया। वितस्ता। ये जो विपाशा बसु का नाम है, ये तो भैया इंडिया के लिए फेवरेट है, नहीं इंडिया की हीरोइन, तो इसको पूछेंगे पूछेंगे। व्यास प्यास, समझ में आ रहा है? ज्यादा किसके प्यास लगती है? हीरोइनों में कैटरीना कैफ, करीना कपूर, सब बहुत सारी हीरोइन थी, और उसमें सबसे ज्यादा प्यास किसको लगती है? विपाशा को। तो उसका नाम ही क्या रख दिया? व्यास से उठा के, व्यास वाली नदी का ही आज क्या नाम है? विपाशा। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी को सरस्वती ही कहते थे। कंफ्यूज हो जाओगे उसका, वहां पे सरस्वती नदी डाल के ये सब सतुद्री वगैरह सब डाल देते हैं। सरस्वती, आज की सरस्वती, उस टाइम की सरस्वती। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हम बता रहे हैं जो आज नाम लेते हो सब मॉडर्न नाम है, मॉडर्न नाम नहीं है। झेलम है ना, झेलम मॉडर्न नाम है। इसका मतलब है भाई तुम झेलम के पास जाओगे तो झेल जाओगे, नाम को सोच के ही रखे होंगे भाई। तो झेलम समझते हो? ये कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर, शेषनाग, शेषनाग झील से निकलती झेलम। तो बताओ शेषनाग के पास जाओगे तो क्या तुमको छोड़ देगा? झेल जाओगे नहीं झेल जाओगे? तो बताओ कौन सी नदी? झेलम। आज का मॉडर्न नाम क्या है? झेलम। लेकिन उस समय इसका नाम क्या था? समझ में आ रहा है? क्या नाम है? वितस्ता। आज का चिनाब, उस टाइम की अस्किनी। आज की राबी, उस टाइम की, आज की व्यास नदी, उस टाइम की विपाशा। आज की सतलज नदी, उस टाइम का नाम क्या था इसका? सतुद्री। आज की सरस्वती, उस टाइम की सरस्वती। बताओ यहां तक क्लियर है नहीं क्लियर? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग स्थायी थे या अस्थायी थे? स्थायी लोग थे। अरे 2 मंजिला मकान बना के तुम भाग जाओगे? 2 मंजिला मकान बना के कोई भाग जाएगा? 2 मंजिल मकान बने, ईंटे के बढ़िया मकान बने, घर में कुआं है, बढ़िया बाथरूम है, बाहर अंदर जाओ रूम बने, आंगन है, 2 मोहरे हैं, कितना बढ़िया घर हुआ। इतना बढ़िया घर छोड़ के कोई चला जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन ये लोग किस में रहते हैं? तिनका तिनका जोड़ के क्या बनाएंगे? कुटिया। ऐसी कुटिया होती है। तिनका तिनका जोड़ के क्या बनाया? कुटिया बनाया। इसी में कौन बैठे हैं? ऋषि। इसमें ऋषि बैठे हैं। समझ में आ रहा है? और यहां किसको पढ़ा रहे? यहां पे राम है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कौन से ऋषि है? ऋषि वशिष्ठ है। समझ में आ रहा है? आप बताइए, कुटिया बनी हुई है, अब ये छोड़ के इस कुटिया को चले जाए, इसमें कुछ तुमको महान दिख रहा है? इसको कहीं और नहीं बना लेंगे? अरे भैया तिनका तिनका फिर जोड़ेंगे, फिर ऐसी कुटिया खड़ी कर देंगे। तो इन लोगों का जीवन कैसा था? अस्थायी, अस्थायी जीवन था। ये एक जगह से दूसरी जगह चलते थे तो ये कैसे थे? कबीलाई लोग थे। कैसे थे? कबीलाई लोग थे। कबीले वाले नहीं देखे? कबीले वाले एक जगह पे कबीला, फिर दूसरे दिन दूसरी जगह पे कबीला, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो पानी को पकड़ के चलते। भाई पानी मिलता रहे, पानी मिलता रहे, जहां पानी होगा वहां खाना तो होगा ही। अरे खाने के लिए तुम ये कभी ना सोचना तुम कुछ अलग खा लोगे, कुछ अलग मिल जाएगा। अंबानी जी खाते हैं, हम लोग खाते हैं।
अंबानी जी वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाएं, उनको भी क्या मिलेगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, खत्म। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, इतना ही मिलेगा। हम लोग रोटी, दाल, चावल, मतलब कितना भी बिल्कुल लो लेवल का हो खाना, घर पे जो खाते हैं, जो गरीब खाते हैं, उनको भी क्या मिलेगा? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, यही तो उनको भी मिलेगा। अरे मिनरल वगैरह तो पानी से मिल जाता है। मिनरल वगैरह किससे मिल जाता है? पानी से मिल जाएगा, वो तो बात खत्म हो गई। प्रोटीन अच्छी लेनी, अच्छी मात्रा में, जो शरीर के लिए जितनी चाहिए उतनी प्रोटीन मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, और क्या मिल जाए? फैट मिल जाए। फैट भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है। फॉर्मूला समझते हो? यही कार्बोहाइड्रेट जो है, यही क्या बन जाता है? अधिकता हो जाए कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कार्बोहाइड्रेट, मार कुछ के उसको कुछ दो मार ऊपर नीचे, तो वही क्या बन जाएगा? फैट बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6, यही ग्लूकोज क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट। मीठी चीज सारी मीठी चीज क्या होती है? सुक्रोज, माल्टोस, ये सब क्या होता है? अरे ये सब तुमको एनर्जी देंगे। एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। जितनी भी मीठी चीजें हैं क्या देती? कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है? चीनी खा लो, गन्ना खा लो, और जितनी भी मीठी चीजें हैं, रोटी में भी तुमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। समझ में आ रहा है? जो जुबान पे रखो मीठा लगे वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया? प्रोटीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। C6 क्या होता है फॉर्मूला? C6H12O6। इसी में नाइट्रोजन वो होता है राइजोपस बैक्टीरिया। राइजोपस बैक्टीरिया नाइट्रोजन ऊपर, जो नाइट्रोजन 78% जो नाइट्रोजन है, उसी के अंदर वो क्षमता है कि वो अपनी सांस से उसको कन्वर्ट कर देता है, उस नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है दाल में, और दाल में क्या बना देता है? उसी में नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा ना। C6H12O6 प्लस नाइट्रोजन क्या बन गया? प्रोटीन। समझ में आ रहा है? C6H12O6 एक बार, C6H12O6 दो बार, 3-4 बार पकड़ के इसे दाब दो, क्या बन गया? फैट। इसी फैट में नाइट्रोजन जोड़ दिया जाए, इसी फैट में नाइट्रोजन जोड़ दिया तो बड़ी वाली प्रोटीन। छोटा सा फार्मूला है, इसी में नाइट्रोजन जोड़ दिया तो कैसी छोटी प्रोटीन। तो तुमको समझ में आ रहा है? कुछ भी जिंदगी में खाओगे, रेस्टोरेंट में खाओ, 1 लाख रुपए का खाना खाओ, खाओगे क्या? मिलेगा क्या तुम्हारे शरीर को? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, बस मामला खत्म। समझ में आ रहा है? तो ये ऋषि भैया जानते हैं, कहीं भी जाएंगे कुछ भी खाएंगे, अरे पानी पकड़ लो, पानी, अरे पानी नहीं मिलेगा तो मर जाओगे। खाना नहीं मिलेगा तो क्षमता के अनुसार लोग 40-40 दिन, 50-50 दिन जिंदा रह सकते हैं बिना खाने के। बिना पानी के कितने दिन जिंदा रह पाओगे? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वॉक्यूल पे डिपेंड करता है तुम्हारी सेल में वॉक्यूल की स्ट्रेंथ कितनी है ना। अब बिना पानी पकड़ के चलते थे, पानी पकड़ के चलेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो इनको क्या कहेंगे? कबीलाई लोग। क्या कहेंगे? कबीलाई लोग। इनका जीवन कैसा था? अस्थायी, कबीले वाले थे। समझ में आ रहा नहीं है? एकदम क्लियर। ये जो कबीला था, इनसे सबसे छोटा, जो सबसे छोटी इकाई है उसको परिवार कहते हैं। देख लो, ये सब नोट डाउन कर लिए, ये सब नोट डाउन है यहाँ पर, कोई दिक्कत? देख लो किसका नहीं नोट डाउन, सब लोग नोट डाउन रब किए दे। बताओ तुम्हारे मतलब पूरे इंडिया को ले लो, सबसे छोटी इकाई क्या होगा? परिवार होगा नहीं होगा? पूरे इंडिया में सबसे छोटी इकाई क्या होगा? परिवार। परिवार को मिलके कई सारे परिवार मिलेंगे, और ज्यादा सब गांव मिल जाएंगे, राज्य। सारे राज्य मिला के क्या बनेगा? फोड़ देंगे आप तुम्हारी शहर। राज्य से राज्य में बहुत सारे शहर होते हैं। ये लखनऊ शहर है, नहीं है? शहर बनेगा। सबसे छोटी इकाई ऋग्वेद में परिवार। समझ में आ रहा है? परिवार, कई सारे परिवार मिलेंगे तो क्या बनेगा? कुल।
अरे भैया एग्जाम में पूछा जाता है, घूर रहा है, लिखते जाओ फटाफट। कुल, और कई सारे कुल को मिला के क्या बनेगा? ग्राम। कई सारे ग्रामों को मिला के बनेगा विश्व। कई सारे विश्व को मिला के बनेगा जन। बताओ क्लियर है नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा, वो जो नदी पढ़ा रहे थे उस नदी में थोड़ा पॉइंट भूल गए थे, नदी में देख लेना। एक नदी में ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी, उसका 3 बार वर्णन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी वाले में जो भी पढ़ा रहे थे उसमें देख लो। ये जो गंगा नदी है और यमुना नदी है, इसको दूर की नदी बताया गया है। दूर की नदी, बहुत दूर है। शायद ये लोग गए हो, देख के चले आए हो वापस। शायद ये लोग गए हो और देख के वापस चले आए। दूर की नदी किसको कहा गया है? गंगा यमुना को। गंगा यमुना को दूर की नदी कहा गया, उसी में ऐड कर लो, देख लो। वो जो अभी पढ़ा रहे थे, अरे सब सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज, ये पढ़ाए थे। ये सब पास की नदी हैं। ये सब पास की नदी मतलब एक लोटा पानी किससे निकाल के पीते होंगे? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज से। लेकिन दूर की नदी कौन सी है? गंगा और यमुना। यमुना का 3 बार ऋग्वेद में वर्णन है। 3 बार यमुना को लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया? 3 बार। लेकिन गंगा को 1 बार लिखा गया है। ये एग्जाम में पूछा गया है। दूर की नदी ऋग्वेद में कौन सी थी? गंगा, यमुना। क्लियर है? यमुना को 3 बार ऋग्वेद में लिखा गया, 3 बार वर्णन है, 1 बार गंगा का है। ये इंपॉर्टेंट है, गंगा का केवल 1 ही बार वर्णन है। समझ में आया नहीं है? क्लियर है? अब डालो ये परिवार। परिवार, परिवार से मिलके कुल, कुल को मिलके ग्राम, ग्राम को मिला के विश्व, विश्व को मिला के जन। परिवार का मुखिया। परिवार के मुखिया को क्या कहोगे? उस टाइम पे परिवार के मुखिया को कहते हैं गृहपति। ग्रह का, ग्रह मतलब घर, घर में रहता परिवार, और परिवार का जो मुखिया उसको क्या कहेंगे? गृहपति। क्लियर है? मुखिया लिख रहे हैं। परिवार का मुखिया गृहपति। कुल का मुखिया, कुलपति बाद में आएगा, अभी आएगा कुलुप। कुलुप को कुलपति बना दिया गया। कुलपति आज भी पोस्ट होती, कुलपति है, उस विद्यालय के कुलपति है। यही कुलुप बना है कुलपति। समझ में आ रहा है? कुल का मुखिया कुलुप, ग्राम का मुखिया ग्रामीण, ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विश्व का मुखिया विश्वपति, विश्वपति, जन का मुखिया राजन। जन का मुखिया इंपॉर्टेंट है राजन। समझ में आ रहा नहीं? सबसे बड़ा इस टाइम पे कौन है? अरे इनमें सबसे बड़ा तुमको परिवार, कुल, ग्राम, विश्व, जन में कौन दिख रहा है? जन। जन का मुखिया, जन शब्द, जो जन शब्द है 175 बार, 175 बार ऋग्वेद में लिखा गया है। इस जन शब्द को, इस जन शब्द को कितना बताए? 175 होता है। 175 नहीं होगा, 275। 275 बार किसमें लिखा गया है? ऋग्वेद में इसका वर्णन है। समझ में आ रहा है? फिर से, सबसे छोटी इकाई, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी, परिवार का मुखिया। अरे एकदम सिंपल, देखो परिवार है, परिवार है ना, परिवार रहेगा ग्रह में। ग्रह मतलब घर, घर का मुखिया कौन? गृहपति। कुल का मुखिया कुलुप, ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विश्व का मुखिया विश्वपति, जन का मुखिया राजन। समझ में आया नहीं आया? एकदम क्लियर है? अब देखना, यही जो जन है, यही जो जन है, आगे चल के कई सारे जन मिलके क्या बना देंगे? जनपद। जनपद।
और वो उत्तर वैदिक काल में ही हमको क्या पढ़ने, उत्तर वैदिक काल के एकदम लास्ट में, जब उत्तर वैदिक काल खत्म हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में जनपद का वर्णन है, लेकिन यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में जनपद का वर्णन नहीं है। सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे क्या है, जन। अभी जनों को मिला के बनेगा जनपद उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो जनपद है, इसी में है वो महाभारत जो हुआ था, कर्ण युधिष्ठिर, वो सब किसमें, जनपद में। अभी जो राम और रावण की लड़ाई हो रही है, राम और रावण की जो लड़ाई हो रही है, वो किसमें हो रही है, जन में हो रही है। तो बताओ, राम अपनी जगह के, अयोध्या के कौन है, राजन है। सुना है रामायण में, राजन। और वो भी कहां का है, श्रीलंका का राजन है। लंका का कौन है, राजन, रावण। तो बताओ, देखा सुना नहीं है, राजन और राजन की लड़ाई होगी। राम भी राजन है और रावण भी क्या है, राजन है। लेकिन आगे जब शब्द बढ़ेगा महाजनपद काल में, राजन को ये जो ना है, इसी पे एक मात्रा लगा देंगे, बनाएंगे क्या, राजा। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये सब कौन थे, राजा। लेकिन अभी यहाँ पे हमने कहीं पे राजा बताया, राजन बताया। तो बताओ, जन से मिलके क्या बनेगा, उत्तर वैदिक काल में जनपद। उत्तर वैदिक काल खत्म हो जाएगा, इसके बाद आएगा महाजनपद। इन जनपद को मिला के क्या बनेगा, महाजनपद। महाजनपद। और हमको कितने महाजनपद पढ़ने, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा, सबसे शक्तिशाली और महाजनपद जिसके राजा बिंबिसार हर्यक वंश के हैं, और हर्यक वंश के हैं। और न्यू दिल्ली कहां पे, बताओ, बिहार का पाटलिपुत्र। समझ में आ रहा है, कौन होंगे, बिंबिसार। आगे ये तो महाजनपद में पढ़ना है ना, अभी समझ में आया। ये तो परिवार, कुल, ग्राम, 20 जन, और इन्हीं जन को मिला के क्या बनेगा, जनपद। और कई सारे जनपद को क्या मिला के बनेगा, महाजनपद। हमको पढ़ने आगे उत्तर वैदिक काल के बाद क्या स्टार्ट होगा, महाजनपद। महाजनपद में हर्यक वंश के बिंबिसार, अजातशत्रु, उदय महापद्मानंदा, नंद डायनेस्टी के। अब उससे पहले आएगा वो शिशुनाग के बाद फिर नंद वंश को हरा देंगे कौन, मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके पोते होंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक। समझ में आ रहा, अशोक के जो वंशज होंगे इतने शक्तिशाली नहीं होंगे। उनको जो है ब्राह्मण पुरोहित होगा उनके वहां, और वही उठा के उनको फेंक देगा, भाई भरी सभा में फाड़ के फेंक देगा, और ब्राह्मण वंश की नींव डालेगा। ब्राह्मण वंश की नींव नहीं डालेगा, मतलब ब्राह्मण शासन चला देगा, और सारे जितने भी बौद्ध धर्म के सबको कटवा देगा। वो कौन है, पुष्यमित्र शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहना खत्म करके आ जाएंगे। फिर अलाउद्दीन खिलजी सब चलने लगेंगे, मेडाइवल हिस्ट्री। और उसी मेडाइवल हिस्ट्री में उनको हराएंगे अंग्रेज, मुस्लिमों को हराएंगे अंग्रेज, और अंग्रेजों को हराएंगे कौन, गांधी जी, और पूरी हिस्ट्री समाप्त। समझ में आया, नोट डाउन कर लो जिसने नहीं लिखा।